बडीज, कैसे हो आप लोग। तो बेसिकली क्या करने वाले हैं, आज सीन कुछ ऐसा है, हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक चालू करने वाले हैं। नाउ द थिंग इज, एस ब्लॉक बेसिकली अपने ब्लॉक एलिमेंट्स का सबसे पहला ग्रुप या पहला ब्लॉक है। मतलब कहने का मतलब है, जब आप पीरियोडिक टेबल में घुसते हो तो सबसे पहले आपकी अगर किसी से मुलाकात होती है, वार्तालाप होती है, तो वो आपका एस ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट सबसे लेफ्ट में पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। और मुद्दे की बात यह है कि एस ब्लॉक में दो ग्रुप्स होते हैं जो कि हमें पढ़ने होते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधा कहां, अपने एस ब्लॉक के मेन पार्ट में। तो देखो, अभी मैंने आपको बताया कि एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं। बेसिकली एस ब्लॉक में दो ग्रुप्स होते हैं। तो हमने उसको एक सिंपल डिवीजन दे रखा है। अगर देसी भाषा में बोलें, किसी बंदे को टेक्निकली ना समझाना हो, तो हम बोल सकते हैं कि एस ब्लॉक में ग्रुप 1 है और एस ब्लॉक में ग्रुप 2 है। अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों कंबाइन करके एस ब्लॉक बना रहे हैं, पर हमें दोनों को अलग अलग पढ़ना होता है। बेसिकली अलग पढ़ने के साथ दोनों में बहुत सी सिमिलैरिटीज भी हैं और बहुत सी डिससिमिलैरिटीज भी हैं, जो कि हम इस चैप्टर में डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर चलें बड़ी, तो हम देखने जा रहे हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ग्रुप 1 है क्या? ग्रुप 1 पीरियोडिक टेबल में घुसते हुए सबसे पहला ग्रुप है जिससे आप मिलोगे। अब इस ग्रुप में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, पर एक एलिमेंट के लिए हमेशा कंफ्यूजन चलती है। जैसे आपने पीरियोडिक टेबल उठा के देखा होगा, तो पीरियोडिक टेबल में ऊपर हाइड्रोजन रखा होता है ग्रुप 1 के ऊपर। पर आपने बहुत सी पीरियोडिक टेबल बड़ी देखी होंगी जिसमें हाइड्रोजन को ना वो बीच में रख देते हैं। क्यों? सवाल है क्यों इसको बीच में रख देते हैं। इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे हाइड्रोजन चैप्टर जब पढ़ रहे होंगे तब। पर उसका जवाब मैं अभी आपको शॉर्ट टर्म में ऐसे दे देता हूं, क्योंकि हाइड्रोजन की कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं फर्स्ट ग्रुप के साथ और कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं 17th ग्रुप की, दैट इज हैलोजन ग्रुप के साथ। प्लस उसकी कुछ डिससिमिलैरिटीज होती हैं फर्स्ट ग्रुप के साथ और उसकी कुछ डिससिमिलैरिटीज भी होती हैं 17th ग्रुप के साथ। तो बेसिकली इस वजह से हम एक फाइनल रिजल्ट या कंक्लूजन पे नहीं आ पाते हैं कि इसको कहां हमें डालना चाहिए, फर्स्ट ग्रुप के ऊपर या 17th ग्रुप के ऊपर। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, उसको उठा के सेफर साइड में बीच में रख देते हैं और हम हाइड्रोजन के बिना ही फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। तो अगर बात करें कि अब कौन कौन आता है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले आता है लिथियम, फिर आता है सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ये सारे के सारे एलिमेंट मिल के आपको क्या देते हैं, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स बना के देते हैं, जिनमें आपका फ्रेंशियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसीलिए इस चैप्टर में या इस ग्रुप में, ग्रुप 1 में हम फ्रेंशियम से कोई बात नहीं करेंगे, इसको हम इग्नोर मारेंगे, कहेंगे हट जा छोरे, तेरे को पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो उसको हम इग्नोर मार देंगे क्योंकि रेडियो एक्टिव है। और रेडियो एक्टिव को क्यों नहीं पढ़ते हैं? बेसिकली रेडियो एक्टिव को इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये एलिमेंट्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करते रहते हैं। अब आज आपने पढ़ा और कल उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, क्या फायदा रहा पढ़ने का? आपने तो आज सही पढ़ा, कल पेपर में लिख के आए, टीचर ने कल पढ़ा था, टीचर ने काट दिया, कहता रहे गलत प्रॉपर्टी, या दोनों अपनी जगह सही थे तब भी आंसर गलत हो गया। तो इसलिए फ्रेंशियम को नहीं पढ़ेंगे। अब अगर इसको याद रखना हो फर्स्ट ग्रुप को, तो कैसे याद रखते हैं? है ली ना की रब से फरियाद। तो इसमें है भले ही आ रहा है हाइड्रोजन के लिए, पर वैसे नॉर्मली हम हाइड्रोजन को नहीं रखते हैं, पर अगर कंसिडर कर लें फर्स्ट ग्रुप के ऊपर, तो है ली ना की रब से फरियाद, है हो गया हाइड्रोजन, ली ना की रब से फरियाद। बोलो क्लियर, सॉर्टेड। चलें अब आ जाओ, चलते हैं फर्स्ट ग्रुप की फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है, अब उससे पहले चीज याद रखने वाली ये है कि बड़ी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। क्यों बोलते हैं एल्कली मेटल्स? क्योंकि बेसिकली ये नेचर में ना बेसिक होते हैं। कहने का मतलब है, अगर सिंपली बात करें तो वो आपको यहां पे बोल रहा है कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर नोन एज एल्कली मेटल्स बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू क्रिएट हाईली एल्कलाइन सब्सटेंस। इसका क्या मतलब है? ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बेसिक सॉल्यूशन बना देते हैं। हमने कहा सर समझ में आ गया। ऑल्दो हाइड्रोजन हैज NS1 कॉन्फिगरेशन, इट इज नॉट कंसिडर्ड एन एल्कली मेटल
बिकॉज इट इज रेयरली एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द एल्कली मेटल्स। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि बेसिकली हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, NS1। अब गौर रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर आप ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखोगे तो उसमें लास्ट जो कॉन्फिगरेशन होगा वो हमेशा NS1 होगा। तो अगर आप हाइड्रोजन का भी देखोगे तो हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट क्या होगा, 1s1। पर यहाँ पे जो n की वैल्यू है, हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसकी वैल्यू बड़ी हो जाती है कितना, 1s1। तो उसका कहने का मतलब है कि भाई साहब NS1 हाइड्रोजन का भी है और NS1 ग्रुप 1 एलिमेंट्स का भी है, तब भी आप उसके साथ भेदभाव करके उसको हटाते हो। क्यों? क्योंकि वो वाटर के साथ जाने के साथ बेसिक प्रॉपर्टी शोज नहीं करता, ये उसकी डिसिमिलरिटी है। ठीक है, इसके साथ बाकी इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स मेटल हैं, पर हाइड्रोजन भाई साहब अपना अलग स्वैग दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम तो नॉन मेटल हैं। इस ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट्स कैटाइनिक फॉर्म में जा रहे हैं, मतलब अपने ऊपर प्लस चार्ज लेके जा रहे हैं, पर हाइड्रोजन का अपना अलग स्वैग है, कह रहा है नहीं, हम ना H- में भी जा सकते हैं, एनाइनिक फॉर्म में भी। इसीलिए उनको इस समाज से बाहर निकाला गया और कहा गया थोड़ा दूर रहो, कभी कभी मिलने आ जाया करना, पर वैसे नॉर्मली तुम दूर ही रहो। ठीक है, तो अब आते हैं मेन नेक्स्ट चीज पे, और उससे पहले हम थोड़ा डाउन टू अर्थ हो जाते हैं। अब वो कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बारे में देख ले। तो देखो बहुत सिंपल है, यहां पे अगर आप देखोगे, देखो बहुत ही सीधा सा हिसाब है। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, अगर बात करें डाउन द ग्रुप आप जाओगे तो नीचे जाने पे हमारा जो क्या पीरियड नंबर है वो धीमे धीमे बढ़ता जाएगा। हम किस पीरियड से, फर्स्ट पीरियड से 7th पीरियड तक जाते हैं। सही है, कोई दिक्कत? इसीलिए अगर आप चेक करोगे यहाँ पे तो जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो कैसे जाते हैं नीचे, देखना ध्यान से। अगर बात करोगे लिथियम के, लिथियम के पास 3 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसका जो लास्ट शेल होता है वो होता है 2s1, क्योंकि लिथियम किस पीरियड में आता है, 2nd पीरियड में आता है। वैसे आप जब सोडियम में जाओगे तो वो हो जाता है 3s1, क्योंकि इसका लास्ट है, और लास्ट हमेशा NS1 होना चाहिए। लास्ट आपका हमेशा क्या होना चाहिए, NS1। और n की वैल्यू बड़ी एग्जिस्ट कर सकती है इन द रेंज बिटवीन 1 to 7। बोलो हाँ या ना। फिर वैसे ही आप पोटेशियम चौथे पीरियड में तो 4s1, रुबीडियम आपका 5th पीरियड में तो 5s1, वैसे ये आपका 6s1 6th पीरियड में है। ठीक है, वैसे ही आप नीचे जाओगे तो 7th पीरियड में 7s1। इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट क्लियर हो गई है, और इसको आप वैसे ही बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ चुके हो। किस चैप्टर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जहां आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी। ठीक है, चलो चलें आगे। अब देखो वो बोल रहा है एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई। क्या बोल रहा है आपको, एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई। तो जो हमारा एटॉमिक रेडियाई है बड़ी, वो क्या होता है, आप सबको पता है, डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि लगातार आपके शेल्स का एडिशन होता रहता है। पर अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे ना पीरियड, तो पीरियड में क्या होगा, वो डिक्रीज होना चालू होगा, क्योंकि आपका शेल तो बढ़ नहीं रहा है, पर आपके न्यूक्लियस में क्या हो रहे हैं, लगातार प्रोटॉन एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, जिनके वजह से अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाती है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात वो आपको यहां समझाने की कोशिश कर रहा है कि एटॉमिक रेडियाई टेंड टू इंक्रीज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, द एटम्स बिकम्स लार्जर अपॉन द एडिशन ऑफ एनर्जी शेल्स। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, जो आयनिक रेडियाई है, आयनिक रेडियाई ऑल्सो इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, मतलब आयनिक रेडियाई भी वैसे बढ़ती जाती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। तो आयनिक और एटॉमिक रेडियाई में कुछ ऐसा सच डिफरेंस नहीं है जिसकी वजह से हमें कंफ्यूजन हो। पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है अब ये वाली, क्या, द मोनोवेलेंट आयंस M+ आर स्मॉलर देन पेरेंट एटम। अब इसको कोई ना अलग से याद करने वाली बात नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कि आप अलग से पढ़ो, आपको सिंपल बात याद रखनी है। सबसे बड़ा साइज होता है एनायन का, फिर साइज होता है पेरेंट एटम का जो कि एक्चुअल में नॉर्मल एटम होता है, और उसके बाद अगर साइज होता है तब होता है कैटायन का। कहने का मतलब है सबसे कम जो साइज होगा बड़ी वो होगा आपके कैटायन का। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो मोनोवेलेंट आयन है वो कौन है, वो आपका बड़ी कैटायन है। तो कैटायन का साइज सबसे छोटा होगा और पेरेंट एटम से तो छोटा होगा ही। ठीक है, चलें आगे। अब वो कह रहा है आयनाइजेशन एनर्जी, बहुत सिंपल है। क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपका एक एटम है जो कि बिल्कुल अलग रखा है और गैसियस फेस में है,
तो उसके आउटर मोस्ट शेल के पास जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी, उसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब जाहिर सी बात है, देसी भाषा में आ जाते हैं, बहुत इंग्लिश हो गई, देसी भाषा में आए तो वो आपसे क्या बोल रहा है? वो आपसे बोल रहा है भाइयों समझो, जो आउटर मोस्ट शेल में तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है ना, उसको मैं छीन के ले जाऊंगा, तुम रोक सकते हो तो रोक लो। तो जब तुम जितनी एनर्जी लगाओगे उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, उतनी एनर्जी मुझे लगानी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और वो एनर्जी जो मुझे लगी है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वही मेरे लिए क्या हो जाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। बताओ, ये बात सबको समझ में आई? सिंपल थी यार। तो वो क्या कह रहा है यहां पे, द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज, कॉमन सेंस ही बात है, डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज ही होनी है। क्यों? क्योंकि जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपके न्यूक्लियस से क्या होता जा रहा है? दूर होता जा रहा है। दूर होता जाएगा तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगी? बड़ी कम लगेगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगी तो कोई भी बाहर से बंदा आएगा और उसको उठा के या निकाल के चला जाएगा। तो वो यही कह रहा है, बिकॉज इंक्रीज इन साइज डोमिनेट्स द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। समझ में आया? पक्का? हमने सर, आप समझा रहे हो, समझ में कैसे नहीं आएगा? हमने कहा आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी वैल्यू ऑफ एल्कली मेटल्स आर क्वाइट लेस विच मेक्स देम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ ये बंदे लेफ्ट में बैठे हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। राइट में कौन से हैं? आपके हेलोजेंस, मींस फ्लोरीन वाले। अब एक चीज सोचो, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि लेफ्ट से राइट जाने पे साइज आपका क्या होता है? डिक्रीज होता है। अब बच्चे सोच रहे हैं सर बचपन से तो हम पढ़े ही नहीं है। अरे बचपन से नहीं पढ़े तो सुन लो अब कि लेफ्ट से राइट जाने पे साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसका मतलब जो एलिमेंट्स लेफ्ट में हैं उनका साइज सबसे ज्यादा होगा। साइज सबसे ज्यादा है, इसका मतलब लेफ्ट में कौन से एलिमेंट्स बैठे हैं? ग्रुप 1 के, एस ब्लॉक के ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो हम पढ़ रहे हैं। तो मतलब अगर पूरे पीरियड में बात करें, थ्रू आउट द पीरियड इनका साइज बड़ी क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा साइज होता है, इसका मतलब इनका इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट न्यूक्लियस से काफी दूर होता है, तो उसको निकाल के ले जाना काफी आसान है। तो इसीलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली डोनेट कर देते हैं, मतलब ले जाओ, दे देते हैं किसी को भी अपना इलेक्ट्रॉन। और अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं तो जो लोग केमिस्ट्री में या अपने इस सब्जेक्ट में जो भी लोग अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं उनके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज वालों को हम बोलते हैं कैटायंस, और जो बंदे बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। बोलो, सबको समझ में आया? पक्का? सॉर्टेड है ना मामला? चलो, अब वो कह रहा है हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी? बहुत सिंपल है। जब भी आप आयंस को, फर्स्ट ब्लॉक के आयंस या फर्स्ट ग्रुप के आयंस को आप पानी में डालते हो, तो पानी में डालते समय जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं और उनके बीच में एक वीक फोर्सेस की वजह से एक बॉन्ड बन जाता है। अब आप केमिस्ट्री में पढ़े हो, जब भी कहीं भी थोड़ी सी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, कहीं भी थोड़ी सी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उस कंपाउंड या उन मॉलिक्यूल्स को स्टेबिलिटी मिलेगी। आपने पढ़ा है जहां भी स्टेबिलिटी अटेंड होती है वहां पे एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। मतलब सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलेगी। सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब सिस्टम से एनर्जी बाहर निकल रही है। सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलेगी, इसका मतलब रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। तो अगर हम बोले तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब वो बात कर रहा है, अगर सर ऊपर से चलें लिथियम से और नीचे सीजियम तक चलें तो क्या सिनेरियो बैठेगा हाइड्रेशन एंथैल्पी के साथ? तो देखो, जिसका जितना छोटा साइज होगा, जिस कैटायन का जितना छोटा साइज होगा, वो उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। वो उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा तो कम मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा, और कम मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा तो एनर्जी भी कम रिलीज होगी। इसका मतलब डाउन द ग्रुप जाने पे हाइड्रेशन एंथैल्पी बड़ी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो यही चीज यहां पे एक बार देख लेते हैं। द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन आयनिक साइजेस। कॉमन सेंस, सिंपल सी समझा दिया मैंने आपको। As ionic sizes increases down the group, hydration enthalpy decreases. Sorted? कोई दिक्कत? चलो आ जाओ। अब वो कह रहा है the correct order of mobility followed by the alkali metal ions in aqueous solution is, सबसे ज्यादा होती है Li+, सबसे कम होती है Li+, Na+,
K प्लस RB प्लस CS प्लस, और ये क्वेश्चन आया है नीट 2017 में। अब आप सोच रहे होगे सर कैसे, ऐसे ही बस आपने बोल दिया मान लिया। देखो अभी जस्ट पीछे हमने पढ़ा हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है, लिथियम की। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी और आयनिक मोबिलिटी में जस्ट अपोजिट वाला डिफरेंस है, ये बढ़ेगा वो घटेगा, ठीक है। तो अब यहां पे देखो समझने की बात देखो, अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब है मान लो ये Na है या ये Li है, चलो ये Na है प्लस Li प्लस, ठीक है, ये है, ठीक है। थोड़ा सा इसको दूर कर देते हैं अपन इधर, ठीक है। चलो उसके बाद हमारा आ गया फॉर एग्जाम्पल K प्लस, चलो सही है। अब देखो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, K प्लस, और सबसे छोटा कौन है, Li प्लस, ठीक। अब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे बडी, वो Li प्लस के पास ज़्यादा आके चिपकेंगे इन कंपैरिजन टू K प्लस और Na प्लस, इस तरीके से, क्योंकि साइज छोटा है, साइज छोटा है तो न्यूक्लियस बहुत पास है इन सारे मॉलिक्यूल्स के, इस तरीके से ये बड़ा हो जाएगा। Na प्लस के चारों तरफ क्या होगा, थोड़े से ही मॉलिक्यूल्स चिपकेंगे, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, और जो K प्लस है इसके पास तो बहुत कम मॉलिक्यूल्स चिपकेंगे इस तरीके से। अब देखो तुम यहां पे तीनों में अब आफ्टर हाइड्रेशन एंथैल्पी किसका साइज सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा साइज हो गया जस्ट अपोजिट किसका, Li का, फिर हो गया Na का, और फिर हुआ K का। अब आपको पता है जो बंदा जितना ज्यादा भारी या मोटा होगा वो कितना दौड़ पाएगा, तेज दौड़ पाएगा, कम दौड़ पाएगा। आप देख लो जितने भी स्प्रिंट वाले एथलीट्स होते हैं जो कि 100 मीटर 200 मीटर की रिले या रेस मारते हैं, वो सबसे पतले होते हैं, और जो लंबी रेस मारते हैं कौन सी, मैराथन वाली, वो तो इतने खराब कंडीशन में होते हैं कि मतलब कहीं गिर ना जाए बस। तो बेसिकली अगर आपका साइज भारी हुआ तो आपके दौड़ने की स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, आपकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा साइज किसका है, सबसे ज्यादा साइज है आपका Li प्लस का, फिर Na प्लस का, फिर K प्लस का। इसका मतलब अगर मोबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा मोबिलिटी होगी किसकी, K प्लस की, फिर Na प्लस की, और फिर Li प्लस की। तो इसका मतलब नीचे जाते जाते साइज छोटा होता जाएगा हाइड्रेशन कंपाउंड का, और हमारी मोबिलिटी बढ़ती जाएगी। क्लियर, चलें आगे, आई थिंक क्लियर ही होगा। अब डेंसिटी, इसमें को समझाना ही, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वो आपको यहाँ क्या कह रहा है, एल्कली मेटल्स हैव लो डेंसिटी विच इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम Li टू CS, कॉमन सेंस। डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन ऑफ डेंसिटी ऑफ सोडियम, ये एक एक्सेप्शन है, ये आप याद करके या साइड में कहीं लिख लेना, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, क्योंकि इसमें साइज और वॉल्यूम या मास और वॉल्यूम के रेशनल या फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा अंतर आ जाता है इस वजह से, ठीक है। अब वो कह रहा है फ्लेम कलर, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लेम कलर टेस्ट होली वाले दिन कराए थे फ्लेम कलर टेस्ट। तो वो क्या बोल रहा है आपको, एल्कली मेटल्स इम्पार्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक कलर टू एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। मतलब वो कह रहा है कि जब आप एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहाँ रखते हो, आप रखते हो फ्लेम के सामने, तो फ्लेम के सामने रखने पे ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इंपार्ट करते हैं। अब बिहाइंड द सीन वाली बात यह है कलर क्यों इंपार्ट करते हैं। कलर ये बड़ी इसलिए इंपार्ट करते हैं क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जब आप हीट करते हो उस एलिमेंट को, तो वो एलिमेंट में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेके चला जाता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे, ठीक है। जब तक आप एनर्जी देते हो तब तक तो वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है, पर जैसे ही आप एनर्जी देना बंद करते हो वो वापस एक्साइटेड स्टेट से वापस लौट रहा होता है ग्राउंड स्टेट की तरफ। जब वो ग्राउंड स्टेट की तरफ लौट रहा होता है उसी समय वो फोटॉन्स एमिट करता है। क्या एमिट करता है, फोटॉन्स एमिट करता है। वो जो फोटॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे गिरते हैं, उनकी अपनी खुद की एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है, और अगर वो फ्रिक्वेंसी आपके विजिबल स्पेक्ट्रम वाले रीजन में गिर गई तो वहां पे जिस भी विजिबल स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी से वो सेट हो जाएगा वो वही कलर शो कर देता है। तो अब यहां पे आपको ये कलर्स याद रखने हैं, पेपर में आते हैं। जो आपका लिथियम है वो क्रिम्सन रेड कलर शो करता है, जो आपका सोडियम है वो येलो कलर शो करता है, पोटेशियम आपका वॉयलेट शो करता है,
आपका जो रुबिडियम है रेड वॉयलेट शो करता है और जो आपका सीजियम है वो ब्लू कलर शो करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, पेपर में इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, इसलिए बोल रहे हैं कि इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे। अब वो कह रहा है आपसे द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड बाई सेम, वही जो अभी आपको मैं भी समझाया है, तो उसमें कुछ साथ समझाने का है नहीं। देखो, द आउटर मोस्ट orbital electron is excited by moving from lower energy to a higher energy level. When an excited electron return to the ground state, lights in a visible portion of a spectrum is emitted. बताओ, सबको समझ में आ गया? इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है, जस्ट आपको थोड़ी देर पहले समझा दिया है डेप्थ में, और ये हमारे एनसीईआरटी की एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट है, तो याद रखना, इससे क्वेश्चन आता है और कई बार आया है। तो अब हमने क्या किया, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी कवर कर ली जो हमारी मेन है और एग्जाम्स में आती हैं। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। देखो, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज मैं कहूंगा पूरी इनऑर्गेनिक में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहली जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। अब कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ना बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत वेराइटी है। लिथियम जिस तरीके से रिएक्ट करता है, सोडियम पोटेशियम उस तरीके से रिएक्ट ही नहीं करते हैं। क्यों, अब समझना। हमने जानते हैं, हम नॉर्मली अभी आज तक आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हो तो हम बोलते हैं रिएक्शन हैपेंड विद एयर। जब हम बोलते हैं रिएक्शन हैपेंड विद एयर तो आपके दिमाग में सिंपल सी चीज आती है, भाई साहब आप तो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन करवाओगे, क्योंकि भाई अगर एयर की बात करें तो इतनी सारी गैसेज हैं, पर आप सिंपल सी बात ऑक्सीजन को उठाते हो, कहते हो रेयर का मतलब सर हमारे लिए ऑक्सीजन है। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कंबशन विद एयर, तो आप कहते हो सर एयर मतलब ऑक्सीजन। पर एस ब्लॉक में लिथियम के केस में एयर का मतलब है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बोथ। अब यहां पे अगर आपकी आंखें नहीं चमकी, इसका मतलब आपका दिमाग नहीं चल रहा है। अगर आप सोचो तो इससे पहले किसी ने भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं कराया किसी भी एलिमेंट को थ्रू एयर, पर यहां पे हम करा रहे हैं। क्यों, देखो समझने की बात यह है, लिथियम जो है वो रिएक्ट कर जाता है बडी आपका दोनों के साथ, किसके साथ, O2 के साथ भी एंड N2 के साथ भी। O2 के साथ रिएक्ट करना नॉर्मल बात है, बहुत से लोग रिएक्ट करते हैं। N2 के साथ रिएक्ट करना बहुत एबनॉर्मल बात है, कोई और रिएक्ट नहीं करता है एक्सेप्ट मैग्नीशियम, जो कि अभी हम पढ़ेंगे क्यों करता है। अब होता सीन कुछ ऐसा है, लिथियम के साथ अगर आपको रिएक्ट करना है तो देखो ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन के पास ट्रिपल बॉन्ड है। आपको पता है नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ने का या बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने का मतलब है बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ना। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो इसका मतलब हमें नाइट्रोजन से अगर रिएक्शन करानी है किसी एलिमेंट की तो हमें नाइट्रोजन को तोड़ना पड़ेगा, और नाइट्रोजन को तोड़ना आसान काम है क्या, क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पास ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब सीन यहां कुछ इसलिए बैठता है क्योंकि लिथियम बहुत छोटा है, ठीक है, लिथियम बहुत ज्यादा छोटा है, तो उसके जो बॉन्डिंग है खुद के आपस में बॉन्डिंग एलिमेंट्स में वो काफी ज्यादा है। तो जो लिथियम का बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है, जितना ज़्यादा उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है उसी टेम्परेचर पे जाके आपका नाइट्रोजन भी टूटता है। और ऐसे एलिमेंट्स हैं ही नहीं जिनका इतना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हो जहां नाइट्रोजन टूट जाए, तो कभी रिएक्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो सिंपल सी बात यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान समझो, वो आपको बोल रहा है कि एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद एयर टू फॉर्म ऑक्साइड्स, कॉमन सेंस सभी करते हैं, Li+O2 gives you Li2O, जो कि हमारे लिए एक ऑक्साइड है। हमने कहा ठीक सर। हमने कहा लिथियम फॉर्म्स द मोस्ट स्टेबल मोनो ऑक्साइड, सोडियम फॉर्म्स द स्टेबल पर ऑक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं अभी भी, एंड द अदर मेटल फॉर्म स्टेबल सुपर ऑक्साइड। आपने देखो यहां पे याद रखने वाली जो बात है मैं फिर बता देता हूं, नोट कर लो कि जो हमारा लिथियम है बडी वो बनाता है मोनो ऑक्साइड, ठीक है, जो हमारा सोडियम है वो बनाता है पर ऑक्साइड, क्या बनाता है, पर ऑक्साइड, और जो हमारा बाकी एलिमेंट्स हैं वो बनाते हैं सुपर ऑक्साइड्स, क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड्स। बोलो कोई दिक्कत, मतलब बहुत सॉर्टेड मामला है, लिथियम मोनो ऑक्साइड, सोडियम आपका पर ऑक्साइड, इसके अलावा नीचे जो भी बचा है पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये तीनों बना देते हैं सुपर ऑक्साइड, ठीक है। नीचे आपको एग्जाम्पल्स भी उसने दे रखे हैं, देख लो। उसने बोला सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके पर ऑक्साइड, बाकी सारे मेटल्स आपके बनाएंगे सुपर ऑक्साइड, जो कि हैं KRbCs, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कि बहुत सिंपल सॉर्टेड सी लाइन है, क्या,
जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है एल्कली मेटल्स का, वो क्या होता है, +1। कॉमन सेंस ही बात है, एक इलेक्ट्रॉन देखे क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, तो +1 होता है। अब वो कह रहा है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। क्या मतलब है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर का? बहुत सॉलिड मामला है, हाइड्रोक्साइड्स बना लेते हैं क्योंकि बेसिक नेचर है, और बेसिक नेचर का मतलब ही होता है बड़ी हाइड्रोक्साइड्स। तो सिंपल सी बात है, वो कह रहा है एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, अब देखो, और यहाँ पे ये गलत लिखा है, ये वाटर नहीं होगा, ये होगा आपका H2। क्या होगा बडी? आपका H2। ठीक है, ये H2 होगा। वाटर के साथ, सॉरी, हाइड्रोक्साइड के साथ वो आपका वो देता है, हाइड्रोजन देता है। ठीक है, क्या हो रहा है, दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ, बीच में गलतियां आ जाती है ना, मैं गुस्सा आता है कि नालायकों ने सही से टाइप भी नहीं किया। ठीक है, अब देखो, मेटल रिएक्ट्स विद वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड्स और हाइड्रोजन। ठीक है, जो कि ऊपर मैंने सही कर दिया है। यहाँ M क्या है? आपका एल्कली मेटल। ठीक है, चलो आ जाओ, अब वो कह रहा है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाई हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हुई किसी भी फर्स्ट ग्रुप के एल्कली मेटल की, तो हमेशा याद रखना वो हाइड्राइड बनाएगा। अब सवाल है, आप हाइड्राइड किसको कहते हो? सिंपल सी चीज है, जब भी हाइड्रोजन H- फॉर्म में जाएगा, बड़ी जब भी हाइड्रोजन H- फॉर्म में जाएगा तो वो आपका बना के देगा आपको हाइड्राइड। क्या बना के देगा? आपको हाइड्राइड बना के देगा। हाइड्राइड होता क्या, H- फॉर्म में क्यों गया? याद करो नालायकों, इतनी क्लास पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव टेबल पढ़ाई थी और आपको अभी भी डाउट हो रहा है कि क्यों हाइड्राइड बनाएगा। कॉमन सेंस, क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे तो कितना होता है, 2.1। नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है घटती है? अरे गरीबा, घटती है। क्या होता है लिथियम का? 1.0। क्या होता है सोडियम का? 0.9। तो डाउन द ग्रुप आने पे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो एक चीज सोचो, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बंदा होगा वो थप्पड़ मारेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव को और उसका इलेक्ट्रॉन छीन के आ जाएगा। इसका मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन छीना जाएगा उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, उसका जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। इसीलिए हाइड्रोजन लिथियम के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हमेशा लिथियम जाएगा प्लस पार्ट में और हाइड्रोजन जाएगा हमेशा नेगेटिव पार्ट में। एंड द नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्राइड। इज इट क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? सॉर्टेड है ना मामला? पक्का? चलें आगे, चलो। तो वो यही कह रहा है आपसे क्या, कि जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी तो ऑल द एल्कली मेटल्स फॉर्म हाइड्राइड्स विच आर आयनिक सॉलिड्स, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। और रिएक्शन क्या होती है उनकी? Na+H2 गिव्स अस 2NaH। ठीक है, अब वो कह रहा है हेलोजन के साथ रिएक्शन कर देते हैं। तो हेलोजन के साथ रिएक्शन करना बिल्कुल सिंपल है, ये इधर सब +1 वाले हैं, वो उधर सारे -1 वाले हैं। +1 -1 सिंपल एक एक एटम आएंगे और आपस में जुड़ जाएंगे। एल्कली मेटल्स रिएक्ट्स vigorously with halogen to form ionic halides. Ionic halides are covalent in nature। ठीक है, चलो, अब वो कह रहा है रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है? देखो, मुझे पता है अधिकतर बच्चों को ना कंफ्यूजन होती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन्हीं में तुम ना फिरते रहते हो दिन भर। तुम लोग बिल्कुल सॉर्टेड मामला नहीं रखते। सोचो, तुम कब से मैं तुमको एक ही चीज सिखा रहा हूं, ऑयल रिग। एक नाम याद कर लो, इसको याद कर डाला तो जिंदगी झिंगा लाला। ठीक है, तो ऑयल रिग क्या होता है आपका? ऑयल रिग इज ऑक्सीडेशन इज लूजिंग ऑफ व्हाट? यहां पे वो आप किससे बात कर रहा है आपका? वो बात कर रहा है ऑक्सीडेशन इज लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन इज लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑयल रिग। ठीक है, रिग इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब अगर आप रिडक्शन कर रहे हो तो आप इलेक्ट्रॉन गेन करोगे, आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन लूज करोगे। अब मुझको एक सिंपल सी बात बताना, अगर आपके इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, आपसे कोई आपका इलेक्ट्रॉन छीन के ले जा रहा है, तो आपका नुकसान हो रहा है या आपका फायदा हो रहा है? आपका बड़ी नुकसान हो रहा है। और आपका अगर नुकसान हो रहा है इसका मतलब तुम घट रहे हो, डिक्रीज हो रहे हो। और तुम अगर डिक्रीज हो रहे हो इसका मतलब तुम वो बंदे हो जिसका नुकसान हुआ है। तो तुम्हारा क्या हुआ है? तुम रिड्यूसिंग हो गए हो, घट गए हो, और तुम्हारे साथ हुआ है, इसी तुम एजेंट कहलाते हो। तो इसीलिए जो बंदे ऑक्सीडेशन करते हैं वो हमेशा क्या कहलाते हैं? वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। और जो बंदे हमेशा दूसरों के इलेक्ट्रॉन लेंगे उनका फायदा होगा, इसीलिए उनको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ
यहां कोई भी दिक्कत है? क्लियर है? मामला सॉर्टेड है? मामला सॉर्टेड है? बोलो हाँ या ना। पक्का? बिल्कुल सीधा सेंस है। अब आ जाओ वापस फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स में और दिमाग लगाओ। जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, कहते हैं भैया हमको ले जाओ, हमारा इलेक्ट्रॉन ले जाओ, हमें मोह माया से खत्म करो और हम चले सन्यास, ऋषिकेश जा रहे हैं, हम घूम के आएंगे, हम हो गए सन्यासी। तो वो सिंपल सी बात बोल रहा है, हमारे इलेक्ट्रॉन ले जाओ। ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, दैट मीन्स दे आर फॉलोइंग विच रिएक्शन? दे आर फॉलोइंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन इज ऑयल, ऑयल मीन्स ऑक्सीडेशन इज लूजिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली दे देते हैं, मतलब घट जाते हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे अच्छे क्या हैं? रिड्यूसिंग एजेंट हैं। इतना अच्छे से तो मैंने किसी को नहीं समझाया, इतने अच्छे को तुमसे मैं समझा दिया है। देखो, एल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, Li is the strongest reducing agent, ठीक है। लिथियम हैज हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ड्यू टू विच रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Li इज हाईली नेगेटिव। अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज सोचने वाली है, सर डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता था, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते थे, इसका मतलब लिथियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कैसे हो गया? वो तो सीजियम होना चाहिए। तुम अपनी जगह बिल्कुल सही सोच रहे हो, पर यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन है, तो आपको याद रखना है तबला बजा के कि लिथियम आपका सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक और, जहां पे वो कह रहा है जब हम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ, वो कह रहा है एल्कली मेटल डिसॉल्व्स इन लिक्विड अमोनिया एंड मेक इट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। अब सवाल आता है, जैसे ही आपने लिक्विड अमोनिया में किसको डाला? आपने लिक्विड अमोनिया में जैसे ही फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को डाला, जो सॉल्यूशन का कलर है वो ब्लू हो जाता है। तो जैसे आपने गाना सुना होगा हनी सिंह का, आज ब्लू है पानी पानी पानी, वैसे ही यहां पे हम चिल्लाते हैं आज ब्लू है सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ब्लू कैसे हुआ? सॉल्यूशन ब्लू ऐसे ही हुआ क्योंकि हमने उसको लिक्विड नाइट्रोजन में या लिक्विड अमोनिया में हमने उसको डाला है। अब सवाल है, जो ये ब्लू कलर है ये आया कहां से? दया, सवाल तो यहीं से आएगा कि ये आया कहां से। देखो समझो, होता क्या है, जब हम मेटल में लिक्विड अमोनिया डालते हैं तो होता क्या है, जो मेटल है वो अपना इलेक्ट्रॉन देता है और बॉन्ड बना लेता है अमोनिया के साथ, तो उससे हमें ऐसा कोई मतलब नहीं है। पर वो जो इलेक्ट्रॉन आया है, वो जो इलेक्ट्रॉन आया, ध्यान समझने वाली है, अगर तुम मिस कर रहे हो तो मारेंगे हम तुमको बहुत। जो इलेक्ट्रॉन आया है ये कहां से आया है? जो मेटल था वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, वो कन्वर्ट हुआ M++ इलेक्ट्रॉन में, तो वहां से आया ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जब गया सॉल्यूशन में तो इसके चारों तरफ क्या था? पानी। जो पानी लिक्विड अमोनिया, इसके चारों तरफ क्या था? लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया ने बड़ी इसको लगातार चारों तरफ से क्या कर लिया? सराउंड कर लिया। सराउंड करने का मतलब है कुछ इस तरीके से इसको सराउंड कर लिया, और जैसे इसको ये सराउंड कर लेते हैं, ये सराउंड करने के बाद ये कहलाता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन का मतलब है अमोनिया से सराउंड हुआ इलेक्ट्रॉन, और इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका बड़ी क्या आता है? ब्लू कलर आता है। कहां पे? सॉल्यूशन में। अब इसका मतलब क्या सीन है? कुछ सीन तो कुछ ऐसा हो रखा है, सॉल्यूशन इज हाईली कंडक्टिंग इन नेचर। वो कह रहा है जो सॉल्यूशन है वो हाईली कंडक्टिव हो जाता है। क्यों? अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इसमें क्या कॉमन सेंस लगाना है? बिल्कुल सीधा सा हिसाब है कि वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है। डीप ब्लू कलर इन ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, जो कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद वो बोल रहा है आफ्टर अ व्हाइल द सॉल्यूशन लूजेस इट्स ब्लू टिंट एंड फॉर्म अमाइड। बिल्कुल सिंपल, थोड़ी देर बाद क्या है, वो अपना इलेक्ट्रॉन जो अमोनिया साथ चिपका था उसे छोड़ देता है और अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस आ जाती है। इजी, समझ में आ गया? चलें आगे। चलो, अब वो कह रहा है एनालॉमस बिहेवियर ऑफ लिथियम। एनालॉमस बिहेवियर का मतलब होता है कि लिथियम क्या है। देखो, ग्रुप में जब आप एंट्री करोगे तो सबसे पहले आप किससे टकराओगे? लिथियम से। मतलब बोले तो लिथियम ग्रुप का ओपनर है, ठीक है। आइला सचिन जैसा वो क्या है? ओपनर है। अब सचिन से तो पूरी टीम का कहां मुकाबला, सबकी प्रॉपर्टीज अलग होती थी। वैसे ही ग्रुप में जब आप घुसते हो तो लिथियम की प्रॉपर्टीज बाकी सारे एलिमेंट से अलग होती है। अब सवाल है ऐसा क्यों? क्योंकि हमको प्रोडक्ट टेबल में बताया गया था कि अगर आप एक ग्रुप में आ रहे हो तो आप सबकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? आप सबकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। पर ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्यों नहीं हो रहा है? नहीं तो इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप लिथियम से नीचे आते हो तो लिथियम का साइज अपने ग्रुप में सबसे छोटा होता है।
प्लस बहुत सी ऑर्बिटल्स का खेल होता है जो कि एब्सेंट होती हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जिनकी वजह से उनके बीच में एक दरार आ जाती है, डिफ्रेंशिएशन आ जाता है। पर सबसे बड़ी बात करें कि जड़ वाली बात की बात करें कि जड़ क्या है, क्यों इतना डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस तो है केवल उसके स्मॉल साइज की वजह से। तो अगर रीजंस पे बात करें तो सबसे पहला रीजन है स्मॉल साइज। उसका जो स्मॉल साइज है वो उसका सबसे बड़ा रीजन है डिफरेंट होने का दूसरों से। दूसरा है हाई पोलराइजिंग पावर। भाई साइज छोटा होगा, तुम दूसरे के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज्यादा खींचोगे या पोलराइजेशन होगा, उसी को कहते हैं पोलराइजेशन पावर। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब एनर्जी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी। लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम, मतलब अभी हम आगे पढ़ेंगे कि आप देखोगे लिथियम डायगोनली आता है उसके मैग्नीशियम, सेकंड ग्रुप का सेकंड पीरियड में आता है मैग्नीशियम। टेक्निकली अगर ऐसे बोले तो सेकंड ग्रुप के हमारे थर्ड पीरियड में आता है मैग्नीशियम। तो अभी चिल्लाने लगोगे सर गलत बोल दिया गलत बोल दिया, सेकंड ग्रुप के थर्ड पीरियड में आता है मैग्नीशियम। तुम पीरियोडिक टेबल उठा के देखो वो डायगोनली ऐसे होंगे, इधर लिथियम इधर मैग्नीशियम, तो दोनों का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, जिसकी वजह से वो डायगोनल रिलेशनशिप भी शो करते हैं। अब वो बोल रहा है आपसे डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर एल्कली मेटल एंड सिमिलरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। अब देखो यहां पे अगर आप देखो तो बोल रहा है लिथियम इज हार्डर देन अदर एल्कली मेटल्स, दूसरे एल्कली मेटल से ज्यादा हार्ड होता है। इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। पर दूसरे केस में आए तो बोल रहा है आपसे लिथियम शोज सिमिलरिटीज टू मैग्नीशियम बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर साइजेस। जो लिथियम है वो डायगोनल रिलेशनशिप क्यों शो करता है मैग्नीशियम के साथ, क्योंकि उसका साइज क्या है, उसके साथ सेम है, सेम मैचिंग है, मतलब सिमिलरिटी आता है। क्या चल रहा है, ठीक है। अब देखो लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बट लीस्ट रिएक्टिव, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है पर रिएक्टिव कम है। ऑन रिएक्शन विद एयर इट फॉर्म्स मोनोऑक्साइड्स एंड नाइट्राइड, जो कि आपको बताया था ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों से रिएक्ट करता है, अनलाइक द अदर एल्कली मेटल्स। हमने कहा ठीक। अब वो कह रहा है यहाँ बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम्स आर लाइटर एंड हार्डर, मतलब ये नेचर में काफी लाइट है और साथ में हार्ड भी हैं। फिर वो क्या बोल रहा है आपसे, बड़ी फिर बोल रहा है लिथियम नाइट्राइट ऑन हीटिंग फॉर्म्स लिथियम ऑक्साइड, सबको पता है, वेयर एज अदर एल्कलाइड्स पीछे पड़ चुके हैं, ऑन हीटिंग डज नॉट गिव्स नाइट्राइट्स ऑन हीटिंग। अब वो इधर बात करें तो इधर बड़ी वो क्या बोल रहा है, इधर बोल रहा है LiCl MgCl2 आर सॉल्युबल इन एल्कोहल। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट करो। LiCl और MgCl2 क्या है, सॉल्युबल होते हैं एल्कोहल में, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, समवाट कोवेलेंट बॉन्ड की टेंडेंसी ज्यादा होती है पर कंप्लीटली कोवेलेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में आओगे LiF एंड Li2O आर बेयरली सॉल्युबल इन वाटर एल्कली मेटल्स, मेटल ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स आर हाईली सॉल्युबल, ठीक है। फिर इधर आओगे LiCl एंड MgCl2 आर डेलिक्विसेंट्स, दे क्रिस्टलाइजेस एज देयर हाइड्राइड्स, LiCl H2O एंड MgCl2.8H2O। इसका क्या मतलब है, अब यहाँ शब्द है डेलिक्विसेंट का क्या मतलब है, सवाल उठता है डेलिक्विसेंट का क्या मतलब है। डेलिक्विसेंट का मतलब है बडी कि अगर आप कहीं पे बैठे हो नेचर में तो आपके पास जो आसपास एयर है, आप उस एयर से ना मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लोगे, उस एयर से आप क्या कर लोगे, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लोगे। जो भी सब्सटेंस एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, डेलिक्विसेंट कहलाते हैं नेचर में। सबको समझ में आया, पक्का। चलें आगे, चलो। अब वो कह रहा है बड़ी आपसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। देखो अगर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं आपके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स, फिर होते हैं एल्कली मेटल्स के हैलाइड्स और होते हैं सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। तो सबसे पहले बात करें ये क्या होते हैं, अगर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स, ये नेचर में वाइट क्रिस्टल सॉलिड्स होते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, बेसिक करेक्टर इनका सबसे ज़्यादा होता है। और उसके बाद जो ऑक्साइड्स हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रो ऑक्साइड बना लेते हैं। रिएक्शन समवॉट कैसे फॉलो करेगी, Na2O प्लस H2O गिव्स अस 2NaOH, इस तरीके से आपकी रिएक्शन फॉलो हो जाएगी। पर अगर आए किस पे, एल्कली मेटल हैलाइड्स पे, तो ये कलरलेस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, प्रिपेयर होते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड्स विद एक्वस हाइड्रोलिक एसिड्स, ठीक है। तो भाई बिल्कुल सिंपल सी बात। अब वो कह रहा है ऑल हैलाइड्स एक्सेप्ट LiF आर वाटर सॉल्युबल। वो कह रहा है सारे, अगर कंपाउंड्स की बात करें तो LiF ही इकलौता ऐसा है जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं होता। अब क्यों,
क्योंकि जो LiF है वो वन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मिंग कंपाउंड है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड बड़ी हो जाते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। कौन से बॉन्ड हो जाते हैं? नॉन पोलर बॉन्ड। और हमें पता है जो पानी होता है वो होता है पोलर, और हम हमेशा से पढ़ते आए हुए हैं पोलर हमेशा डिसॉल्व होगा पोलर में और नॉन पोलर हमेशा डिसॉल्व होगा नॉन पोलर में। तो भाई पानी है पोलर, ये है नॉन पोलर, तो डिसॉल्व कैसे होंगे? तो रीजन समझ में आ गया आपको क्यों ये नॉन डिसॉल्व नहीं होते हैं। ड्यू टू हाई लैटिस एंथैल्पी LiF सो लो सॉल्युबिलिटी, हमने कहा ये भी हमें समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं आगे सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स की। Alkali metals form soluble salts with all oxo acids. The stability of the carbonated and hydrocarbonated increases with down the group. सब कॉमन सेंस है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो लिथियम कार्बोनेट इज अनस्टेबल टू हीट वाइल अदर कार्बोनेट्स आर स्टेबल टू हीट। ये बात याद रखना है, लिथियम कार्बोनेट को अगर हल्का सा भी हीट किया टूट जाएगा, बाकी कंपाउंड्स को हल्का हीट करने पे वो नहीं टूटते। चलें आगे। अब वो कह रहा है यूजेज ऑफ एल्कली मेटल्स। ठीक है, चलो देख लो एक बार। अगर लिथियम के यूज की बात करें बड़ी, तो लिथियम का क्या यूज है? सबसे पहले तो जो यूज्ड फॉर द मेटल टू मेक वेरियस क्रोजन असिस्टेंस एलॉय। इसका मतलब है अगर आपको क्रोजन से बचने वाले एलॉय चाहिए तो उनमें थोड़ा थोड़ा लिथियम एक प्रपोर्शन में डाल दो। इट इज यूज टू मेक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, LiAlH4। ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, ये आपका पूरी केमिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट Na इज यूज टू मेक वेपर लैम्प्स, बिल्कुल सिंपल। Na इज यूज टू मेक NaPb विच इज यूज टू प्रिपेयर टेट्राइथाइल लीड एंटी नॉकिंग एजेंट इन पेट्रोल। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जब याद है पेट्रोल की नॉकिंग पढ़ी होगी डिस्टिलाइजेशन में 10th क्लास में, तब के प्लेज अ वाइटल रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। सबको पता है, आप तो बायो वाले हो, आपको तो पता ही है कि पोटेशियम का कितना ज़्यादा यूज है हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में। यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। और तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम क्लोराइड इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सॉफ्ट फॉर सोप। बेसिकली आपको पढ़ा होगा, सोप है वो क्या होता है? लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं। वहां पे फर्स्ट ग्रुप के दो एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं, Na+ और K+। अगर आपने Na+ यूज किया तो वो हार्ड सोप्स कहलाते हैं, जैसे कपड़े धोने वाले जो सोप्स होते हैं। जो नहाने धोने में हम यूज करते हैं, जो आप कहते हैं ना हमारी त्वचा बहुत शानदार हो गई है, देखिए हमने डव लगाया है, तो वो जो त्वचा शानदार हो रही है ना, वो आप सॉफ्ट सोप्स यूज कर रहे हो। और सॉफ्ट सोप्स में क्या होता है? बेसिकली हमेशा पोटेशियम या K+ को ही यूज किया जाता है। अब बात करें सीजियम की। सीजियम बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, आगे का सारा फ्यूचर ना बड़ी सीजियम पे ही डिपेंडेंट होने वाला है। चलो देखो, वो कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑप्टिकल ग्लासेस, फ्यूचर ही है ऑप्टिकल ग्लासेस का। यूज्ड इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स, कुछ सालों में जब पेट्रोल वेट्रोल सब खत्म हो जाएगा तब सबको फोटोइलेक्ट्रिक एनर्जी पे आना पड़ेगा, सोलर एनर्जी पे। और उस टाइम पे आपको याद रखना पड़ेगा सीजियम ही वो एलिमेंट है जो फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स बनवाने में काम आता है। इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एटॉमिक क्लॉक, ऑल्सो नोन एज सीजियम क्लॉक। सिंपल सी बात, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं। चले आगे। चलो तो अब बात करें अगर, तो सोडियम के 4 कंपाउंड्स बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से वो 4 कंपाउंड्स हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? देखो, एक तो है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या है? Na2CO3.10H2, जिसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा भी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बचपन से पढ़ रहे हो, प्लस रोज कमर्शियली अपने घर में इसको यूज करते हो, वॉशिंग सोडा, जो कि कपड़े धोने के काम आता है। ठीक है, फिर है हमारा सोडियम क्लोराइड, इसके बिना तो दुनिया ही नहीं है। तो ये तो हम डे टू डे लाइफ में चाहे कुछ भी खाएं पिए उसमें यूज करते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है आपका? NaOH। NaOH को हम क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा, हमने कहा ठीक। फिर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या है? NaHCO3, जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। ये कहाँ काम आता है? जैसे आप केक वेक बनाते हो तो वहां आप देखना मेनली बेकिंग सोडा का यूज होगा ही होगा। अब सबको देख लेते हैं लाइन बाय लाइन कि इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है। देखो, अगर चलें किस पे? सोडियम कार्बोनेट पे, तो यहाँ पे हमारे कुछ वर्ड्स की गलती आ रखी है, इसको सही कर लेना। होता क्या है, टाइपिंग के टाइम पे जब फॉन्ट चेंज होते हैं तो चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो इसको सही कर लो। Na2CO3.10H2O,
ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, कंपाउंड। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। तो बेसिकली ये बनता कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है बड़ी, इसको समझना। देखो ये बनता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज सॉल्वे प्रोसेस से। किससे बनता है, सॉल्वे प्रोसेस से। वो अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। वो कह रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स सोडियम कार्बोनेट। इसका मतलब क्या है, NaHCO3 जो कि आपका देता है Na2CO3 CO2 और H2O। सही है, सिंपल सा। अब वो कह रहा है कैसे होता है। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप गौर से देखना। सबसे पहले अगर हम उठाएं किसको, अपने ब्राइन वाटर को, ध्यान से देखना। ब्राइन वाटर क्या होता है, जब आप पानी में नमक डाल दो तो H2O में बड़ी आपने क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया। अब वो जाता है कैस में कन्वर्ट हो जाता है, एमोनेटेड ब्राइन में। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखने वाली चीज क्या है, देखो वो कह रहा है ये हमेशा डेकाहाइड्रेट फॉर्म में पाया जाता है। डेकाहाइड्रेट का मतलब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जुड़े होंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो यहाँ पे देखो सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। तो ये एक आपका व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, हमने कहा समझ में आ गया। वो कह रहा है ऑन हीटिंग इट बिकम्स मोनोहाइड्रेट। हीटिंग करने पे क्या बन जाता है, मोनोहाइड्रेट। अब वो कह रहा है एट 373 केल्विन इट चेंजेस टू अ व्हाइट पाउडर नोन एज सोडा एस। वो कह रहा है जब आप इसे 373 केल्विन तक हीट कर देते हो तो ये थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं सोडा एस। कहने का मतलब है वहां बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब भी आप हीट करोगे सबसे पहले किसी भी कंपाउंड को हीट करने पर उससे क्या निकलता है, वाटर या मॉइस्चर। तो वैसे अगर आप देखो तो सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा में वॉशिंग सोडा में सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3.10H2O में सबसे पहला आपका बाहर क्या निकलेगा, वो डेकाहाइड्रेट फॉर्म। तो सेम वही चीज वो यहां पे दिखा रहा है आपको। जब भी आप इसको हीट करोगे यहां से निकलेगा Na2CO3 जो कि सोडा एस और साथ में 10H2O बाहर निकल जाएगा। बताओ सबको समझ में आया, पक्का। चले आगे। अब वो कह रहा है इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं जब NH3 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो वो आपको कंपाउंड देगा NH4 का होल ट्वाइस और CO3। ठीक है, मतलब NH4 होल ट्वाइस CO3। ठीक है, जब ये NH4 होल ट्वाइस CO3 को जब आप वाटर में डालोगे और साथ में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो ये आपको देगा NH4HCO3। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपने NH4CO3 को NaCl के साथ डाला तो ये आपको देगा NH4Cl और NaHCO3। अब अगर आपने Na2CO3 को लिया और साथ में डाल दिया वाटर के साथ तो आपको ये देगा Na2CO3.2NaOH। ठीक है, क्या हुआ है, सिंपल, कुछ नहीं हुआ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इजी है। चलो समझ में आ गया। तो ये हमने देख ली इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। अब इस बात आती है किस पे, यूजेस पे। तो वो आपको बोल रहा है ये तो लेबोरेटरी में यूज होता है, किसके लिए, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। फिर ये यूज होता है क्या बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए, गिलास बनाने के लिए, कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये यूज होता है टूथपेस्ट में, जहां पे ये किसकी तरह काम करता है, फोमिंग एजेंट की तरह काम करता है। मतलब जब आप टूथपेस्ट से ना अपने दांत चमका रहे होते हो, घिस रहे होते हो, तो जो वो झाग पैदा होता है वो इसी की वजह से पैदा होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, सफेद दांत, लड़की जैसी स्माइल मारोगे लड़की देखेगी और पट जाएगी, ऐसा वाला एड में दिखाते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होता। पढ़ लो लिखोगे तो बनोगे नवाब, वरना रह जाओगे गंवार। ठीक है, अब आ जाओ। अब वो कह रहा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम नॉर्मल अपनी देसी भाषा में क्या बोलते हैं बड़ी, कॉमन सॉल्ट। क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट क्या है हमारा, कॉमन सॉल्ट है बड़ी हमारा NaCl। क्या है कॉमन सॉल्ट हमारा, NaCl। ठीक है, अब बेसिकली ये सबसे इजी है प्रिपेयर करने में, एवापोरेशन कर दो, नेचुरल प्रोसेस तो वही है, पर बहुत धीमा प्रोसेस है। तो देखो बनता कैसे है, आओ वो देखते हैं। वो कह रहा है द स्लो एवापोरेशन ऑफ सी वाटर फॉलोड बाई द प्यूरिफिकेशन रिजल्ट्स इन द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सॉल्ट। कहने का मतलब है समुद्र में हम के पास पास जहां जब हाई टाइड्स आती हैं तो अपने साथ पानी लेकर आता है, हम वहां पे ना खांचे बना देते हैं। खांचे बनाने का मतलब है गड्ढे से खोद देते हैं थोड़े थोड़े से, उनमें पानी भर जाता है। जब पानी भर जाता है तो सूरज की रोशनी से स्लो एवापोरेशन होता रहता है, तो पानी तो उड़ जाता है पर नमक वो वहीं छोड़ जाता है। फिर वो नमक उठाते हैं पर वो होता गंदा है। उस नमक को हम देखते हैं फैक्ट्री में साफ किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, इससे आपको देखने में अच्छा लगे, और उसी पॉलिश की वजह से नमक हमारे लिए बहुत हानिकारक है। मतलब कहने मतलब थोड़ा थोड़ा खाओ सही है, पर ज़्यादा खाओगे दिक्कत हो जाएगी। अब वो क्या बोल रहा है, NaCl इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉल्ट
इनसॉल्युबल इन एल्कोहल एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर, सबको पता है, सबने देखा है। NaCl कलरलेस है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, एल्कोहल में सॉल्युबल नहीं है क्योंकि पोलर नहीं है। डिसॉल्व किस में है? वाटर में, क्योंकि NaCl भी पोलर और वाटर भी पोलर। ठीक है, चलें आगे, लेट्स गो। अब वो कह रहा है इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। NaCl जब H2SO4 के साथ जाता है तो NaHSO4 और HCl बनाता है। NaHSO4 और NaCl जब Na के आपस में रिएक्ट करते हैं तो Na2SO4 देते हैं और HCl गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टीज। अब ये कहाँ यूज होता है? वो यूज होता है आपके घर की हर टेबल में या हर किचन में, जहाँ पे वो एज ए टेबल सॉल्ट यूज किया जाता है। प्रिजर्वेटिव्स इन मैनी फूड प्रोडक्ट्स, सबसे ज़्यादा देखो, कभी घर में अचार बनते हुए देखा है? जब अचार बन रहा होता है तो वो दनादन नमक के पैकेट खोल खोल के उसमें डाल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एज ए फूड प्रिजर्वेटिव भी यूज हो जाता है। हमने कहा ठीक सर। अब ना चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड पे, NaOH। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इन कास्टर केल्नर सेल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको याद रखना है, अगर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड को पैदा करना है NaOH को, जो कि यहाँ पे गलत है, इसको भी सही कर लो। गलत का मतलब वही फॉन्ट वाली दिक्कत है, NaOH। तो वो बेसिकली आपका किस प्रोसेस से पैदा होता है? कास्टर केल्नर सेल से। ठीक है, हमने ठीक सर। अब वो कह रहा है कास्टर केल्नर सेल को देखें तो बहुत सिंपल सी गणित है उसमें। क्या गणित है? जैसे आप ये देख रहे हो, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारे एनोड्स थे वो हमने किसके बना दिए? कार्बन रॉड के। ठीक है, उसके बाद जो हमारे कैथोड थे वो हमने किसके बना दिए? मरकरी के। कैथोड होता है नेगेटिव और वो होता है पॉजिटिव। अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने ब्राइन वाटर को डालना चालू किया और यहाँ से हमने जो बचा कुचा ब्राइन वाटर है वो बाहर निकालना चालू किया। सही है। अब इसमें सीन क्या है? सीन ऐसा है कि कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, हमारे 2Cl- 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक Cl- एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में हमें क्या देगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा। यही इलेक्ट्रॉन Na लेकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na+ इलेक्ट्रॉन लेके Na में कन्वर्ट हो जाएगा। यही NaHg के साथ जुड़ के क्या बना लेता है? NaHg, जिसको हम बोलते हैं अमालगम। और आपको पता है जिस भी चीज में Hg आया उसको हम अमालगम बोलते हैं। और यही होता है हमारा क्या? केल्नर कास्टर प्रोसेस या कास्टर केल्नर सेल, जो भी आपको बोलना हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है बड़ी? फॉर्म्स ऑफ वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड, मेल्ट होता है 591 केल्विन के ऊपर। और आपको ये पॉइंट याद नहीं रखना है, वैल्यू तो बिल्कुल याद नहीं रखनी है। हाईली सॉल्युबल इन वाटर टू गिव अ स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। जाहिर सी बात है OH लगा हुआ है यहाँ पे, अगर आप गौर से देखोगे तो इस बंदे के पास OH लगा हुआ है, यहाँ पे देखो गौर से। तो जो OH है, ये OH क्या करेगा? ये OH ही तो बेसिकली पानी में जाएगा और OH- करेक्टर की वजह से, आयन की वजह से तो बेसिक करेक्टर आएगा। तो वो चीज़ हमें क्लियर है। अब वो कह रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो कह रहा है रिएक्ट्स विद द एटमॉस्फेरिक CO2 टू फॉर्म Na2CO3। वो कह रहा है कि जब भी ये एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। हमने यूज कहाँ है? इससे क्वेश्चन आया हुआ है AIPMT 2009 में और कर्नाटक नीट 2013 में। क्या था इसमें? देखो वो बोल रहा है एक तो इसको हम यूज करते हैं पेपर बनाने में, सोप बनाने में और बहुत सी चीजें। पेट्रोलियम की जब रिफाइनिंग होती है, साफ करते हैं उसको कुएं से निकालने के बाद, तब यूज होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट हमारी क्या है? ओर है। मेटलर्जी में पढ़े हुए आगे, बॉक्साइट हमारी क्या है? एल्यूमिनियम की ओर है। तो उस ओर को साफ करने में ये यूज होता है। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्योर फैट्स, प्योर फैट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। हमने सर सिंपल बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं अपने लास्ट सब्सटेंस पे। फिर वही चीज़ हो गई कि इन्होंने फॉन्ट चेंज किया और फॉन्ट चेंज करने पे हो जाती हैं गलतियां। तो ये हो जाएगा NaHCO3। ये क्या हो जाएगा? NaHCO3। ठीक है। अब वो कह रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है? वो कह रहा है ये बनता है, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय सैचुरेटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद द कार्बन डाइऑक्साइड। अब व्हाइट क्रिस्टल पाउडर गेट सेपरेटेड। क्या मतलब इसका? वो कह रहा है सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ जाएगा और CO2 के साथ जाएगा तो बनेगा NaHCO3। क्या बनेगा? NaHCO3। ठीक है। अब वो कह रहा है व्हाइट क्रिस्टलाइन अपीयरेंस है, ये इसी को हम कहते हैं बेकिंग सोडा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्रिस्टलाइजेज इन अ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल लैटिस, मतलब बेसिकली इसे
क्लिनिक क्रिस्टल लैटिस में ही किसके क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। ठीक है, हमने ठीक सर समझ में आ गया। हमने कहा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, तो हमने कहा सर जब इसको हीट करोगे ना आप, इट गिव्स अ बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस CO2 एस्केप्स फ्रॉम द केक और पेस्ट्रीज लाइट एंड फ्लफी। कभी आपने देखा है जब आप केक खाते हो तो ऊपर तो क्रीम है, पर अंदर क्या होता है, उसका जो बेस होता है, ठीक है, जो कि आपको बड़ा बहुत से लोग पसंद आता है, नहीं आता, तो देखना आप उसमें छेद होते हैं, ऐसा लगता है अंदर से उसको ब्लास्ट हुआ और फटा हो। तो बेसिकली क्यों है, क्योंकि जब आप इसको हीट कर रहे होते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड थैरिक गैस, उसको तो बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए वो रास्ता ढूंढती है। वो रास्ता ढूंढ रही होती है, तो वो उस केक को या उस बेस को या उस ब्रेड को, कुछ भी बोल लो, फाड़ते हुए बाहर निकलती है, जिसकी वजह से उसमें अंदर क्या हो जाता है, छेद हो जाते हैं, और छेद होने की वजह से उसमें फ्लफीनेस आ जाती है। हमने कहा ठीक। हमने कहा होगा क्या, जब आप NaHCO3 को हीट करोगे तो वही चीज Na2CO3 पैदा होगा, H2O पैदा होगा और साथ में CO2 पैदा होगा। सही है, हमने कहा ठीक। अब हमने कहा यूज्ड एज एंटासिड, एंटासिड की तरह यूज होता है। हमने कहा ठीक, जब आपके पेट में गैस वैस बन रही हो, आपने पढ़ा भी है केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ में, एंटासिड में इसको यूज करते हैं। यूज एज ए माइल्ड एंटीसेप्टिक, जब आपके चोट वोट लग जाए तो माइल्ड हल्का डाइल्यूटेड फॉर्म में इसको यूज कर सकते हो। और फायर एक्सटिंग्विशर में तो भर भर के भरा होता है, आपने देखा होगा, जैसे ही मूवीज में आग लगती है वो तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर चला खोल देते हैं, तो उससे जो धुआं सा निकलता है वो इसी का होता है। क्वेश्चन खूब आया है इससे, रिसेंटली आया है नीट 2018 में, प्लस AIPMT 1989, 1990, 1992 इन सब में भी आया हुआ है। बोलो सबको समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अब वो लोग पूछ रहे हैं कि भाई बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है सोडियम और पोटेशियम का। बायोलॉजिकल का मतलब है हमारी बॉडी, फ्रूट्स, फूड्स, मिल्क, इन सब से हमें क्या सोडियम और पोटेशियम कहीं मिलता है। हमने कहा बिल्कुल मिलता है, भर भर के मिलता है। हमने कहा सोडियम की बात करें, सोडियम आयन पार्टिसिपेट इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। ठीक है, अब ये तो आपको नहीं समझाना, बायो वालों को अगर समझाना पड़ रहा तो लालत हो गई फिर तो। आल्सो रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, इसमें तो बहुत बेसिक है ये। अब वो बोल रहा है पोटेशियम आयन आर द मोस्ट एबेंडेंट विद इन द सेल फ्लूइड, सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, सेल फ्लूइड्स में। वेयर दे एक्टिवेट मैनी एंजाइम विच पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका AIPMT 1995 और नीट 2020 में। बहुत सबको समझ में आया पक्का। चलें आगे, लेट्स गो। तो वो कह रहा है यहाँ पे एक हैशटैग है आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिथियम फ्लोट्स ऑन वाटर विदाउट एनी अपेरेंट रिएक्शन विद इट। वो कह रहा है लिथियम को पानी के ऊपर डाल दो, तैरता रहेगा, पर रिएक्शन नहीं करेगा उसके साथ। वाह बल्ले बल्ले, क्या बात है। ठीक है, पूरे स्विमिंग पूल के मजे ले रहा है लिथियम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड ग्रुप पे। तो अब सेकंड ग्रुप में क्या है, देखो बिल्कुल सिंपल। फर्स्ट ग्रुप समझ में आ गया। अब हमें ये तो पता ही है कि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, तो फर्स्ट ग्रुप हो गया हमारा एल्कली मेटल का और सेकंड ग्रुप है हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। अब क्या होते हैं बड़ी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, देखो पहली चीज तो समझने वाली है क्यों इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब देखो एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कली का मतलब तो सबको समझ में आता है क्या होता है, बेसिक नेचर। अर्थ का मतलब अर्थ में पाए जाते हैं, और फर्स्ट ग्रुप वाले सारे किस में पाए जाते हैं, वाटर के अंदर। मेटल्स क्योंकि सारे मेटल्स हैं तो इनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इसमें होता कौन है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। कैसे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बोलो समझ में आ गया, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो यहां से हमारे सारे एलिमेंट्स कवर हो गए। अब चलें अगर मुद्दे की बात पे, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। देखो सबको पता है सेकंड ग्रुप है तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो हमने कहा सर पता है। तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2s2, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड में आता है तो 3s2, कैल्शियम 4s2, स्ट्रोंशियम 5s2, बेरियम 6s2, रेडियम 7s2। तो ये सबको पता है कि इस पूरे ग्रुप में खास बात ये है कि जो इनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा कितने होंगे, 2 होंगे। हमने कहा सर ये बात भी समझ में आ गई। अब सेम चीज, कोई अंतर नहीं है, एटॉमिक रेडियाई आयनिक रेडियाई सेम जो कॉन्सेप्ट पीछे पढ़े हैं वो ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हैं, तो मैं इन पार्ट को स्किप करूंगा।
अब आप बोलोगे सर क्यों स्किप करोगे इस पार्ट को? भाई एक ही चीज 2 बार पढ़ाने का क्या मतलब है? सबको पता है एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड जाने में डिक्रीज होती है। अब वो चाहे फर्स्ट ग्रुप के लिए पढ़ो चाहे सेकंड ग्रुप के लिए पढ़ो, सेम है। तो स्किप क्यों किया है? क्योंकि हमारा सेम कॉन्सेप्ट 2 बार आया है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक टॉपिक 20 भी बार आए तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा ठीक सर, समझ में आ गई बात। अब हमने चलो आगे, हमने कहा आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगेन सेम कॉन्सेप्ट। तो अगेन आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, सेम है। अगर पिछला बार तुमने पढ़ चुकी हो तो ये पढ़ने की जरूरत है नहीं, सेम कॉन्सेप्ट लगना है। और पिछला नहीं पढ़े तो बच्चा ये पढ़ के क्या करोगे? इसको जो उसको छोड़ दिया तो इसको भी छोड़ दो, सही है ना। चलो आओ, हाइड्रेशन एंथैल्पी, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, नथिंग न्यू। जो फर्स्ट ग्रुप के कॉन्सेप्ट्स थे उन्हीं पे सेम कॉन्सेप्ट्स है। किसका? आयना हाइड्रेशन एंथैल्पी का। फिर अगला फ्लेम कलर। फ्लेम कलर इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इस ग्रुप के 3 एलिमेंट्स कलर देते हैं। कौन कौन से? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम आपको देता है ब्रिक रेड। ब्रिक का मतलब ईंटें देखी हैं, पत्थर, वो जिससे घर बनते हैं, वो वाला रेड, ब्रिक रेड। उसके बाद स्ट्रोंशियम आपको देता है क्रिम्सन रेड, ठीक है। और बेरियम आपको देता है एप्पल ग्रीन। कौन देता है? एप्पल ग्रीन। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब वो आपको यहाँ एक इंपॉर्टेंट लाइन क्या बता रहा है, चेक करो सब लोग ध्यान से। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट इम्पार्ट कलर ड्यू टू हाई टू द फ्लेम एज देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज आर वेरी हाई। अब सोचो, वो कह रहा है जो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम है, ठीक है, बेटा मांगे, जो दोनों हैं वो कभी भी कलर शो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि भैया लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज हो रहा है, प्लस ग्रुप में भी ये सबसे ऊपर आ रहे हैं तो इनका साइज कम है। ग्रुप में भी साइज कम है और फर्स्ट से सेकंड आने में साइज डिक्रीज उधर से भी हो रहा है। तो इसका मतलब जब साइज डिक्रीज होता है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाता है। पास आ जाएगा तो इसका मतलब निकाल नहीं पाओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किस बात की है, निकाल भी लोगे, ज़्यादा एनर्जी हो गई, तो कलर इंपार्ट नहीं करेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर, नथिंग न्यू। चेक कर लो यहाँ पे, सेम कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब कंपैरिजन कर सकते हो, बाकी कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्या है, सेम है। अब वो बोल रहा है सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, अगेन सेम कॉन्सेप्ट। रिएक्शन टुवर्ड्स एयर, ये एक बार पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है बेरिलियम मैग्नीशियम आर इनर्ट मेटल, डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर। ना ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं ना वाटर के साथ, क्योंकि इनर्ट मेटल्स हैं। कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम रैपिडली रिएक्ट्स विद एयर टू गिव ऑक्साइड्स एंड नाइट्राइड्स। मतलब ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स बनाने के लिए, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड्स बनाने के लिए। हाइड्रोक्साइड्स आर फॉर्म्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ वाटर, ऑन रिएक्शन विद वाटर। अगर हाइड्रोक्साइड्स पैदा हो जाते हैं जब आप इन एलिमेंट्स का किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो। हमने कहा सर समझ में आ गई। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस सेम, कुछ भी नहीं है, ठीक है, नई चीज। रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन अगेन सेम, बस डिफरेंस क्या है, वहाँ एक इलेक्ट्रॉन देना होता था और एक इलेक्ट्रॉन लेना होता था, तो बनता था आपका MH। यहाँ भाई को 2 इलेक्ट्रॉन देने होते हैं तो 2 H आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेने तो ये बन जाएगा MH2। बस ये डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगेन सेम, चाहे मेटल वो रिएक्ट करे एसिड के साथ H2 देगा, चाहे ये रिएक्ट करे ये भी क्या देगा, H2 देगा। हमने कहा ठीक। एनालोमस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, अगेन वहां हमने सोडियम का देखा था, सेम वही रीजन था। क्यों? क्योंकि अपने ग्रुप में सबसे ऊपर है और साइज छोटा है। तो अगेन सारों चीजें देख लो तुम सेम है। वहां भी हमने देखा था स्मॉल साइज था, हाई पोलराइजेशन पावर थी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी थी, और अगर आप देखो बेरिलियम शोड डायगोनल रिलेशनशिप विद द एल्यूमिनियम, और वहां हमने क्या बोला था, लिथियम से शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम। मतलब लिथियम की बात करें तो लिथियम अपने डायगोनल वाले पड़ोस पे नजर मारे हुए है मैग्नीशियम पे, और बेरिलियम की बात करें तो ये अपने पड़ोस वाले पे नजर मारे हुए हैं एल्यूमिनियम पे, तो ये डायगोनल रिलेशनशिप हो गया। हमने कहा ठीक सर समझ में आ गई। हमने कहा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या क्या हैं। देखो अगर आपका बात करें तो सबसे पहला है कि
ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स। फिर है हैलाइड्स। हैलाइड्स 3 तरह से में अगर देखो तो 3 तरह के नहीं, चलो एक ही तरह के, अपने कोर्स में नहीं 3 तरह का है, ठीक है। सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, पर ये 3 तरह के हैं, ये अपने कोर्स में है। कौन से? नाइट्रेट्स, सल्फेट्स और कार्बोनेट्स। हमने कहा ठीक। हमने कहा यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज है एक बार, अगर हम देख लें किसको, ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स को, तो आपको क्या कह रहा है? ऑल द एल्कलीन अर्थ मेटल प्रेजेंट अर्थ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड्स बनाएंगे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कार्बन फॉर्म ऑक्साइड्स एंड बेरियम, स्ट्रोंशियम फॉर्म परऑक्साइड। ये भी हमको पता है, पढ़ चुके हैं पीछे। BO इज कोवेलेंट इन नेचर, ये याद रख सको तो रख लेना। द सॉल्युबिलिटी ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ बेसिक नेचर ऑफ द हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ये चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर है, इसमें हमको समझाने की ऐसा आपको जरूरत है नहीं, ऑलरेडी खूब बार पढ़ चुके हैं। अब अगर जाएं किस पे, अपन हैलाइड्स पे, तो अगर आप हैलाइड्स पे जाओगे तो कह रहा है ऑल हैलाइड्स MX2 एक्सेप्ट दैट ऑफ बेरिलियम आर आयनिक इन नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेरिलियम के जो हैलाइड्स हैं वो नेचर में क्या होते हैं? आयनिक होते हैं। जैसे BX2 आर एसेंशियल कोवेलेंट। बेरिलियम क्लोराइड exists in the form of a monomer at high temperature and dimer at low temperature in vapor state, but the exist as polymer in solid state। ठीक है, कार्बोनेट्स पे आ जाते हैं। अगर कार्बोनेट्स की बात करें, चलो कार्बोनेट्स की बात करें तो क्या बोल रहा है कार्बोनेट्स के बारे में? वो बोल रहा है इनसॉल्युबल इन वाटर। हमने कहा जी सर। प्रिपेयर बाय एडिशन ऑफ सोडियम और अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन टू द सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दीज मेटल्स। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट इन वाटर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। कॉमन सेंस है, नीचे जाओगे सॉल्युबिलिटी घटेगी। बेरिलियम कार्बोनेट इज हीटेड अनस्टेबल, ये बात समझ में आ गई। अब वो कह रहा है कि सल्फेट्स को देख लो। हमने देखो चलो भाई, वाइट सॉलिड्स विच आर स्टेबल टू हीट, वाइट सॉलिड्स होते हैं गर्म करने पे टूटते नहीं हैं। BSO4 एंड MgSO4 आर वाटर सॉल्युबल। हमने कहा ठीक। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, अगेन सेम, कुछ नया नहीं है। ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ BeMg2 Be+2 और Mg+2 देयर सल्फेट्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। सबको समझ में आ गया? हमने कहा जी समझ में आ गया। अब वो कह रहा है नाइट्रेट्स। क्या होते हैं नाइट्रेट्स? वो बोल रहे हैं नाइट्रेट्स मेड बाय मिक्सिंग कार्बोनेट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। हमने कहा ठीक। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को किसके साथ मिक्स करोगे? कार्बोनेट्स के साथ, तो आपको नाइट्रेट्स मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन आ चुका है, देख रहे हो, नीट 18, 19, 20, AIPMT 15, मतलब बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन हैं यहाँ से जो आते हैं। मैग्नीशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइज विद 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड बेरियम नाइट्रेट इज एन एनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया, इसमें समझाने की जरूरत है नहीं। ऑन हीटिंग दे डीकम्पोज टू गिव द ऑक्साइड्स लाइक लिथियम नाइट्रेट। क्या समझाएं इसमें? सिंपल सिंपल रिएक्शंस हैं जो कि तुम्हें समझाने की जरूरत है नहीं। अब वो बोल रहा है यूजेज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल कहाँ यूज होते हैं? तो देखो, सबसे पहले तो एलॉय बनाने में, जो Cu और B का एलॉय है वो स्प्रिंग्स बनाने का काम आता है, जो ये दिख रही है तुमको। B है जो, वो यूज होता है विंडोज ऑफ एक्स रे ट्यूब्स बनाने में। ठीक है, वैसे ही मैग्नीशियम के एलॉयज तो बहुत अच्छे कंसिडर किए जाते हैं एयरक्राफ्ट बनाने में, क्योंकि हल्के होते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज इन वाटर इज यूज्ड एज एंटी एसिड, जो ये दिख रहा है आपको इनो। जब भी खा लेते हो बाहर छोले भटूरे और दही कुलचे टिक्की चाट, तो रात में पड़ती है इसकी ज़रूरत। ठीक है, तब चिल्लाते हो मैग्नीशियम मैग्नीशियम, उलाला उलाला, मैग्नीशियम मैग्नीशियम। ठीक है, अब देखो, मैग्नीशियम कार्बोनेट इज एन इंग्रेडिएंट फॉर ऑफ टूथपेस्ट। वो कह रहे हैं जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो कि जो हम डेली लाइफ में टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो अब वो कह रहा है कैल्शियम इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ऑक्साइड्स। कैल्शियम यूज़ किया जाता है बहुत सारे मेटल्स को उनके ऑक्साइड फॉर्म से निकालने के लिए। कैल्शियम एंड बेरियम मेटल्स आर यूज्ड टू रिमूव एयर फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब से अगर एयर निकालना है तो किसका यूज़ कर लो? कैल्शियम और बेरियम मेटल्स का यूज़ कर लो तो वो निकल जाएगी। अब वो कह रहा है इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, 4 कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? CO क्विक लाइम, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइम स्टोन बोलते हैं, वो CaCO3 है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको सिलिकेट लाइम बोलते हैं, वो क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। और कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। हेमीहाइड्रेट का मतलब कि इसमें पानी एक पूरा मॉलिक्यूल भी नहीं है, आधा मॉलिक्यूल है, तो उससे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि CaSO4.12H2 होता है। प्लास्टर पेरिस कहाँ यूज होता है? मेनली आपको प्लास्टर चढ़ाने में, दीवालों के ऊपर वो डिजाइन नहीं बनाते हैं सीमेंट से, वाइट सीमेंट से, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, अब वो कह रहा है CO।
अगेन ये चीज़ क्या है, इसको सही से लिख लो, ये तो ऐसा लग रहा है किसी को औधा दे दिया है CaO का, CaO सही है। अब वो कह रहा है प्रिपरेशन कैसे होगी, कैल्शियम ऑक्साइड इज सिंथेसाइज्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन CaCO3 एट 1000 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे CaCO3 को तो हमारा क्या पैदा होगा, CaO और CO2। 1000, माय गॉड, 1000 आदमी जल के राख हो जाएगा। चलो आ जाओ। अब वो बोल रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये देखने में आपको वाइट एमॉर्फस सॉलिड लगेंगे और इनका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 2870 केल्विन, 2870 केल्विन होता है बे, ठीक है। अब देखो वो कह रहा है इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस, वो कह रहा है इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। अगर उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया मतलब वाटर एब्जॉर्ब किया और कन्वर्ट हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। CaO अगर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट की तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगी CaCO3। CaCO3 इज बेसिक इन नेचर एंड कंबाइंस विद एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक एसिडिक और CaSiO3। इसी रिएक्शन को आप बहुत बार पढ़ोगे मेटलर्जी में, जहां पे ये आपका बेसिक फ्लक्स कहला सकता है, ये आपका एसिडिक फ्लक्स कहलाएगा, या ये आपकी इंप्योरिटी होगी, एसिडिक फ्लक्स डालोगे और आपको यहाँ पे स्लैग मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन आगे बहुत काम आएगी। यूजेस कहाँ है भाई, सीमेंट बनाना है तो ये चाहिए, डाई बनानी है तो चाहिए, शुगर को प्यूरिफाई करना है तो चाहिए, कॉस्टिक कार्बोनेट से हम कॉस्टिक सोडा ही बना सकते हैं या कॉस्टिक सोडा से कॉस्टिक कार्बोनेट बना सकते हैं, तो वहाँ भी काम आ सकता है। अब वो कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, अगेन अरे क्या कितनी गलतियाँ करते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है बड़ी, हमारा CaCO3 क्या होता है, CaCO3। अब CaCO3 को देखो तो क्या है, देखो इट इज़ मेड बाई पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लिक्विड लाइम और बाई मिक्सिंग सोडियम कार्बोनेट विद सोडियम क्लोराइड। मतलब वो कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप इसकी रिएक्शन यही होती है, हाँ ठीक है, वो तो अच्छा उस वाले केस में, ठीक है सही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स को अगर आप डालोगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगी और H2O आएगा, सही रिएक्शन है बिल्कुल ठीक। और कैल्शियम क्लोराइड को आपने Na2CO3 के साथ डाला सोडियम कार्बोनेट के साथ तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और मिलेगा नमक, रॉक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, NaCl, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है इट इज अ वाइट सॉलिड, सबको पता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, सबको पता है, ठीक है। चलो अब वो कह रहा है इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन क्या है, इट रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो CaCl2 बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 बनेगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 निकलेगा। सबको क्लियर है, इजी रिएक्शन है। अब इसमें मत बोला सर आप बता नहीं रहे हो, अब इसमें मैं क्या बताऊं तुमको कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये बताना है क्या। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, इनको तुम्हें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। अगर 1200 केल्विन पे ले गए तो ये टूट जाएगा और आपको कार्बन डाइऑक्साइड देगा। कॉमन सेंस है, CaCO3 है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, CO निकलेगा और CO2 निकलेगा। बताओ क्लियर सबको, किसी को कोई डाउट। अब कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है बडी आपका क्विक लाइम जो है, इट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्विक लाइम एंड एज ए बिल्डिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ मार्बल। ये घर में मार्बल लगवाते हो ना, तो मार्बल बनाने के लिए भी ये काम आता है, सिंथेटिक मार्बल बनाने के लिए। एक्चुअल मार्बल तो अर्थ के अंदर से निकलता है जो कि नेचुरल रॉक होता है एक तरह का, ठीक है। अब माइल्ड एब्रेसिव इन टूथपेस्ट, च्युइंगम इंडिगेंट्स और उसके बाद कॉस्मेटिक फिलर्स में। देखो खूबसूरती चमकाने में बहुत योगदान है इसका, ठीक है। देख लो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। अब आ रहे हैं हम अगेन किस पे, CaOH का होल ट्वाइस पे। तो अब देखो ये क्या है आपका CaOH का होल ट्वाइस, जो कि आपका क्या कहलाएगा, ठीक है। इतनी गलतियां कर दी हैं इन लोगों ने, हमें बहुत टेंशन हो जाती है। तो ये कहलाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहलाएगा बड़ी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब वो आपसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है इसका बहुत सिंपल है, क्विक लाइम में ना पानी ऐड कर दो, क्विक लाइम के ऊपर पानी फेर दो, क्विक लाइम के ऊपर अगर आपने पानी फेरा तो वो मिल जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। वाइट अमॉर्फस पाउडर है, हमने कहा ठीक। सस्पेंशन ऑफ लिक्विड लाइम इन वाटर इज नोन एज मिल्क ऑफ लाइम। क्या है, मिल्क ऑफ लाइम, हमने कहा ठीक। इट इज एन एक्वस सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर। तो आपको याद रखने हैं दोनों टर्म बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है।
मिल्क ऑफ लाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, और इट इज एन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड लाइम वाटर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट हैं। अब वो कह रहा है अपॉन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर गेट्स मिल्की टू द फॉर्मेशन ऑफ CO3। वो कह रहा है जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दोगे लाइम वाटर के ऊपर से तो वो मिल्की हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे CO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। हमने कहा ठीक। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड अपॉन द पैसेज ऑफ एक्सिस कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अगर CO3 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड डाली और साथ में थोड़ा पानी ऐड कर दिया तो आपको मिलेगा CaHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, हमने कहा ठीक। हाइपोक्लोराइड्स अ कंपोनेंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब डोंट से आपको ब्लीचिंग पाउडर नहीं मालूम है, डेट पे जाने से पहले बहुत ब्लीच कराते हो तुम लोग हैं, वही ब्लीचिंग पाउडर है। फॉर्म्ड व्हेन मिल्क ऑफ लाइम इंटरेक्ट्स विद क्लोरीन। अब वो कह रहा है COH होल ट्वाइस अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो बनाएगा CaCl2 CaOCl का होल ट्वाइस। उसके बाद वाटर। बताओ सबको समझ में आया? चलो आ जाओ, इजी चीजें हैं बड़ी। कहाँ कहाँ यूज होता है? मोटार बनाने में, यूज्ड एज वाइट फॉर यूज इन वाइट वॉश फॉर डिसइंफेक्टिंग। ठीक है, उसके बाद ग्लास मेकिंग, टैनिंग इंडस्ट्री, प्रिपेयरिंग ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, चलो अब वो कह रहा है कैल्शियम सल्फोन। इतनी गलतियां यार, मैं देख के गुस्सा आ जाता है, जैसे टॉपिक में घुसो सबसे पहले यही दिख जाते हैं। कैल्शियम सल्फेट क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O। कोई दिक्कत? अब वो कह रहा है ये कैसे बनता है, ये वो 2 नहीं होगा, ये तो जिप्सम कहलाएगा। अगर 2 हो जाएगा तो जिप्सम कहलाएगा। चलो याद रखना, अगर 2 हो गया तो ये कहलाएगा आपका जिप्सम। ठीक है, ये होता है बड़ी आपका हाफ का मतलब CaSO4.H2O। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हिसाब किताब? यहाँ हिसाब किताब कुछ ऐसा है, व्हेन जिप्सम CaSO4.2H2O इज हीटेड एट 393 केल्विन, कैल्शियम का सल्फेट्स हेमीहाइड्रेट इज फॉर्म्ड। हेमीहाइड्रेट का मतलब एक, ठीक है, हाफ, कुछ भी कर सकते हो। तो CaSO4.2H2O जब भी हीट करोगे तो आपको देगा CaSO4.H2O और साथ में 3 वाटर के मॉइल निकल जाएंगे। तो जो ये वाला है ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है। ठीक है, और ये तो पूरा पानी वाले फॉर्म में बाहर निकल ही जाएगा, इसमें हमें कुछ समझाने की जरूरत है नहीं। तो बेसिकली अब ऑलमोस्ट आ गए चैप्टर के लास्ट पार्ट में, जहां हम उसकी बस प्रॉपर्टीज और देख लें। पर उससे पहले एक NCERT की एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट आ रखी है, उसको देखना जरूरी है। वो बोल रहा है एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, एनहाइड्रस का मतलब सारा पानी निकाल दो, CaSO4 is generated when the temperature rises over 393 Kelvin. This is referred as to a dead burned plaster. इसको कहते हैं dead burned plaster। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है? इट हैज ए यूनिक एबिलिटी टू सेट विद वाटर। मतलब अगर आपने पानी के साथ इसको 1 मिनट भी छोड़ दिया तो ये वैसे का वैसा वहाँ हार्ड हो जाएगा और आपके लिए यूजलेस हो जाएगा। तो इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? बहुत जगह यूज़ करते हैं, प्लास्टर बांधने, ऊपर जब बिल्डिंग बनाने या उनके डेकोरेशन में, हर जगह यूज़ कर सकते हैं। When mixed with enough water, it forms a plastic mass that may be molded into variety of shapes in 5 to 10 minutes. The mixture can harden into a solid mass. वो कह रहा है जब काफ़ी ज़्यादा अच्छा पानी मिला दिया जाए तो ये 5 से 10 मिनट में किसी भी तरह का मूर्ति बनाने या किसी भी मोल्डेड शेप में जा सकता है, जो कि हार्ड मास हो जाता है। वो कह रहा है यूजेस क्या है? सबसे पहला यूज है, इसको यूज़ कर लो कंस्ट्रक्शन में, प्लास्टर मेकिंग में, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, इन ऑर्नामेंट वर्क, मेकिंग कास्ट, स्टैचूज एंड बस्ट। क्वेश्चन खूब आए हैं सेक्शन से, 1988 में, 5 में, 6 में, 10 में, 11 में, 16 में खूब क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अब वो लास्ट पार्ट में आ गए, वो है हमारा सीमेंट। वो कह रहा है सीमेंट कैसे बनता है? सीमेंट बहुत ईजी चीज़ है। देखो वो कह रहा है चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट इज CO along with the some other oxides like SiO2, oxides of aluminium, iron and magnesium। हमने कहा ठीक है सर, ये सब आपस में जब मिलते हैं तब आपका सीमेंट बनता है। वो कह रहा है फॉर अ गुड क्वालिटी सीमेंट द रेशियो ऑफ SiO2 सिलिका टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, Al2O3 जिसको बॉक्साइड भी कई जगह बोल देते हैं, शुड लाई बिटवीन 2.5 से 4। ठीक है, तो सेटिंग ऑफ सीमेंट का क्या सीन क्या है? सेटिंग ऑफ सीमेंट का सीन ये है,
द सेटिंग ऑफ सीमेंट ऑकर व्हेन इट इज कंबाइंड विद वाटर रिजल्टिंग इन हार्ड मास। वो कह रहा है जब इसको पानी के साथ मिला देते हैं तो ये क्या एक हार्ड मास बना लेता है। दिस इज ड्यू टू द हाइड्रेशन एंड रीअरेंजिंग ऑफ द कंपोनेंट्स। ये क्यों होता है? क्योंकि वो हाइड्रेटेड फॉर्म में चला जाता है और कंपोनेंट्स को रीअरेंज कर देता है। मिक्सिंग ऑफ जिप्सम स्लोज डाउन द सेटलिंग प्रोसेस सो दैट इट गेट सफिशिएंटली हार्डन। ठीक है, अब वो कह रहा है द एवरेज कंपोजिशन ऑफ सीमेंट आर एज फॉलोज। सीमेंट में CaO होता है 50 से 60%, सिलिका होता है 20 से 25%, बॉक्साइट या Al2O3 होता है 5 से 10%, Mg होता है 2 से 3%, Fe2O3 होता है आपका 1 से 2%, जिसको हम हेमेटाइट भी कहते हैं। SO3 आपका होता है 1 से 2%। ठीक है, तो ये कंपोनेंट हैं। अब वो कह रहा है लास्ट पार्ट इस चैप्टर का, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मैग्नीशियम कहाँ है? मैग्नीशियम इज अ सेंट्रल मेटल ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, एंजाइम्स इन ह्यूमन बॉडी विच यूज ATP फॉस्फेट्स नीड मैग्नीशियम एज ए कोफैक्टर। समझ, जरूरी है, इसके बिना हो ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट, कैल्शियम इज प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ्स ऑफ द ह्यूमंस। समझ लो। उसके बाद प्लेज अ वाइटल रोल इन न्यूरो सिस्टम, सेल मेम्ब्रेन्स इंटीग्रिटी एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड। वो कह रहा है जब देखा कभी चोट लग जाता है तो थोड़ी देर ब्लड बहता है, उसके बाद वो अपने आप की एक परत बना के अंदर वाले ब्लड को रोक देता है, तो उसे कहते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो वो कह रहा है इसमें काम आता है। नीट का जो पहला पेपर हुआ था 2016 में, उसमें ये था। अब फेंटा फैक्ट जाते थे, एक बढ़िया फेंटा फैक्ट तो सुनते जाओ। तो कह रहा है जो भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका जो नाम वाज टर्म्ड आफ्टर द प्रोसेस इन विच जिप्सम वाज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग। जिप्सम इज फाउंड इन पेरिस। जो सबसे पहले जिप्सम फाउंड किया गया था और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आज ही फाउंड किया था वो पेरिस में पाया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। यही PMT 1995 में क्वेश्चन और आया है फेंटा फैक्ट से, मजाक में लिए हो। और इसी के साथ बड़ी क्या हुआ, हमारा खत्म हुआ चैप्टर। सबको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? ऑल क्लियर? तो हमारा पहला ब्लॉक ग्रुप खत्म हो गया, एस ब्लॉक। ठीक है, अब इसके बाद अपने बहुत सारे ग्रुप्स और बचते हैं, जैसे 11th में पी बचता है। पी का हमें 2 ही पढ़ने हैं, बोरॉन और कार्बन वाले। 12th में पढ़ेंगे अपन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और कार्बन वाला ग्रुप। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपन मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बडीज, बाय, लव यू ऑल गाइस।